370 की रिसर्च को करते करते हमें कुछ किताबों के अंदर 35A की जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैंड करता है और उस आर्टिकल को अभी कंप्लीटली नहीं हटाया गया। तो हमने ये कहा था कि केवल 35A को हटाना ही पर्याप्त है, 370 को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है और उसको छेड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको लाने के लिए, और वो मेजोरिटी होने के बाद जैसे ही आप उस पर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग से हिलेंगी जो खतरनाक हो सकती है। इसी पीरियड में 2016 में संदीप कुलकर्णी जी की डेथ हो जाती है, जो सस्पिशियस थी मेरी नज़र में, क्योंकि उससे पहले 2 पिटिशन फाइल हुई थी 370 को लेकर। एक बचन लाल कलगोत्रा थे और एक और कश्मीरी थे, तो दोनों की मर्डर हुए थे। 5 चुनाव लड़ा, उससे पहले किसी नॉन कश्मीरी ने लोकसभा का चुनाव आज तक लड़ा ही नहीं था। मैं पहला नॉन कश्मीरी था, पहला ऐसा भारतीय था जिसने नॉन कश्मीरी होने के बावजूद वहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा, और ये 2019 में जाकर संभव हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो सीएम उस टाइम जम्मू कश्मीर के सीएम, वो 26 जनवरी को हमारी पिटीशन की वजह से उस पर रिएक्शन देते हैं। अच्छा। और वो बोलते हैं कि ये जो 370 या 35A से छेड़छाड़ की बात करने वाले लोग हैं, ये समझ जाए कि यहाँ कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये पहली बार उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भारत को अगर वो दुश्मन राष्ट्र है तो अपने रिलेशंस को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों, जब एक लोहार अपने कारखाने पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपनी दुकान पर जब लोहा पीटता है, कुछ भी लोहे का धातु का औजार बनाता है, तो उसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता है। जब हथौड़ी मारता है, चोट मारता है, उसका शोर दूर तक सुनाई देता है। परंतु शोर से पहले अंगीठी में वो लोहा कैसा तपता है वह हमें नहीं सुनाई देता और हमें दिखाई भी नहीं देता। और ऐसा ही संघर्ष करने वाले लोग हमारे समाज में हैं, और ऐसा ही संघर्ष करने वाले एक व्यक्ति को आज मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, उनका चरित्र ऐसा है, उनका परिचय ऐसा है। अगर मैं कहूँ, हमने सबने देखा हमारे देश में, दिल्ली में 35A के ऊपर कानून बनाया गया कश्मीर को लेकर, तो किस तरह से पूरा जन आंदोलन हुआ, विवाद हुए, धरने प्रदर्शन हुए। परंतु जानते हो इसको 35A को उठाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नहीं जानते। आज आप सभी के मध्य में रहेंगे वही व्यक्ति, और उनका पूरा परिचय, उनका पूरी घटना और पूरा उनका जीवन संघर्ष, कैसे वो व्यक्ति इतना महान कार्य करके भी एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह हमारे बीच में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं कि यह वो इतना महान व्यक्ति आज हमारे बीच में है। तो आज उन्हीं के बीच आप सबका साक्षात्कार रहेगा। तो बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, अब हमारे मध्य में है राकेश मुदगिल जी, जो एक पेशे से वकील हैं। कैसे ये वकील प्रोफेशन में आए, इसकी भी एक रोचक घटना है, वो भी हम राकेश जी से ही जानेंगे। और 35A के प्रकरण में इनके मन में ये विचार कहाँ से आया, क्या इन्होंने कोई NGO बनाई या फिर स्वतंत्र ये लड़ाई इन्होंने शुरू करी, उन सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं राकेश जी। नमस्ते। नमस्कार जी। राकेश जी, हमारे दर्शकों को अपने, आप वकील प्रोफेशन से पहले कहाँ रहे, कैसे आप वकील प्रोफेशन में आए, बताएं। मेरा प्रोफेशन में आना, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया जी। लॉ करने के बाद अपना साधारण सा व्यापार है यहाँ क्षेत्र में ही, तो अपने फैमिली बिजनेस के साथ ज्वाइन कर दिया जी। पढ़ाई का सिर्फ इतना ही था कि ज्ञान होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई की। उसी दौर में मेरी मित्रता अखिल भारत हिंदू महासभा के संगठन महामंत्री श्रीमान संदीप कुलकर्णी जी, उनसे दोस्ती थी, मिलते जुलते थे, और राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए जो कार्य करने होते हैं उनके लिए आपस में चर्चा करते रहते थे जी। वो एक अखबार विश्व संग्राम के नाम से चलाते थे, मैं जिसका दिल्ली का सारा कार्य देखता था। ठीक है। उसको करते हुए उसी दौरान उन्होंने हिंदू महासभा को छोड़कर और शिवसेना को हिंदुत्व का कार्य करने के लिए ज्वाइन करने का निर्णय किया। ठीक है। और वो शिवसेना के उत्तर भारत के संपर्क प्रमुख बने। उत्तर भारत में शिवसेना का काम करते हुए जब भारत में सरकार कैसी भी आई, कैसी भी परिस्थितियां आती रही और राष्ट्र का और धर्म का कोई भला करने का रास्ता नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि राकेश जी, मैं शिवसेना से भी संतुष्ट नहीं हूँ और मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा। और राष्ट्र का कार्य करने के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा, इसलिए अब बाहर आके कुछ काम करना है। आपका क्या कहना है? मैंने कहा, ये तो राजनीति करना आपका निर्णय था। मैंने तो जब से आपको जानता हूँ, जब से आपसे चर्चा करता हूँ, राजनीतिक तौर पर आपसे कभी जुड़ाव हमारा हुआ नहीं। सामाजिक कार्य के लिए हम हमेशा चर्चा करते रहे।
और इस चर्चा को करते हुए तो उन्होंने कहा मैं 2-4 विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ, आपने लॉ किया है तो कुछ इस विषय से संबंधित कार्य है वो आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग करते हैं मिलके। उसी पर काम करते करते हमने 370 पे रिसर्च आरंभ की। 370 धारा 370 पर जी। 370 की रिसर्च को करते करते हमें कुछ किताबों के अंदर 35 की जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा, ये 2006-07 की घटना है। अच्छा 2006-07 में आपने शुरू कर दी थी रिसर्च करना? हाँ, जब उन्होंने शिवसेना से इस्तीफा दिया तो पाकिस्तान, कश्मीर और भारत इन विषयों को लेकर उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी। बायकॉट पाकिस्तान के नाम से 2006-07 में उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था कि पाकिस्तान से भारत को अगर वो दुश्मन राष्ट्र है तो अपने रिलेशंस को खत्म कर देना चाहिए। वो मूवमेंट उन्होंने काफी समय चलाई, उसमें बहुत धन और समय लगाया, लेकिन मूवमेंट सफल नहीं हो पाई क्योंकि भारत की परिस्थितियां ऐसी थी कि पाकिस्तान को छोड़ने की स्थिति में ही नहीं थे। उसी दौर में ये सब रिसर्च हम साथ साथ कर रहे थे। 2008 में हमारी ये रिसर्च पे काम हो चुका था तकरीबन। 35 को कैसे, क्या है, कहाँ से आया, किसने इसको कैसे डाला, किस तरीके से इसको इंसर्ट किया गया और किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है, ये सब चीजें हमारी नजरों पे आ चुकी थी। ठीक है। उसी कार्य योजना पे हमने काम शुरू किया और हमने सब्जेक्ट को तैयार किया। उसी को लेकर हमने, हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं श्रीमान वरुण सिन्हा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, और श्री के.एन. भट्ट जो अभी यहाँ से वापस कर्नाटक चले गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स में थे, मोस्ट सीनियर्स। तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया और इस पिटीशन पे उन्होंने काम किया। और काम करते हुए रिसर्च में हम सब कुछ निकाल कर तैयार कर चुके होते 2012 तक। 2012 में हमने सोचा कि अगर हम इस पिटीशन को आज ही फाइल करते हैं तो सरकार ऐसी है जो इस विषय को शायद डंप करने की पोजीशन में आएगी। तो हमने कहा अभी वेट एंड वॉच करते हैं, जब परिस्थितियां बनेगी तो हम इस पिटीशन को फाइल करेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार बनती है। बिल्कुल। उस सरकार के शपथ ग्रहण होने के बाद 1.5 महीने या 2 महीने के बाद हम 2014 में ये पिटीशन फाइल करते हैं। अच्छा। 2014 19 अगस्त को हमारी पिटीशन सुनवाई पे आती है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी समय नोटिस हो जाता है। नोटिस मिलने के बाद तारीख आती रहती है, पढ़ती रहती है। स्टेट गवर्नमेंट उसका एक छोटा सा जवाब देती है, जो जवाब हमारी पिटीशन के सामने कहीं टिकने लायक नहीं था। और हम उस जवाब के आधार पे ये मान चुके थे कि अब हमारी पिटीशन को कोई रोक नहीं सकता है और इस पे निर्णय जब भी आएगा हमारे फेवर में आएगा। जी। ये सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये डिबेट का इशू है और इस पे लार्जर बेंच को बनाकर डिबेट करनी चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल ने वर्बली बोला, लिखित में कोई भी जवाब फाइल नहीं किया। इसी पीरियड में हमने कश्मीर में जाकर, जम्मू में जाकर कार्यक्रम किए, इस कार्य को आगे बढ़ाया, लोगों को जानकारी दी कि 35 से क्या है, कहाँ से आया और इसको कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन पूरे भारत में इस पिटीशन को लेकर किसी का भी ध्यान इसकी ओर केंद्रित नहीं हुआ, ना सरकारों का, ना सामान्य व्यक्ति का। ना सामान्य व्यक्ति का। लेकिन अचानक मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो सीएम उस टाइम जम्मू कश्मीर के सीएम, वो 26 जनवरी को हमारी पिटीशन की वजह से उस पर रिएक्शन देते हैं। अच्छा। और वो बोलते हैं कि ये जो 370 या 35 से छेड़छाड़ की बात करने वाले लोग हैं, ये समझ जाए कि यहाँ कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये पहली बार उन्होंने कहा था। और उसके कुछ समय बाद, तकरीबन 6 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। बीमार थे, बहुत सी स्थितियाँ रही उनके साथ। उनकी डेथ के बाद भी ये विषय ऐसे ही चलता रहा और महबूबा मुफ्ती उसी दौर में बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ पर सरकार बना लेती है। ठीक है। महबूबा मुफ्ती की सरकार, वो सीएम बन जाती हैं और उनका भी यही कहना होता है कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ। इस दौर में बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस विषय पर कोई जवाब कोर्ट में फाइल नहीं करती है। ठीक है। तो इसी पीरियड में 2016 में संदीप कुलकर्णी जी की डेथ हो जाती है, जो सस्पिशियस थी मेरी नज़र में, क्योंकि उससे पहले 2 पिटीशन फाइल हुई थी 370 को लेकर। एक बचन लाल कलगोत्रा थे और एक और कश्मीरी थे। तो दोनों की मर्डर हुए थे। अच्छा, उन दोनों की हत्याएं हो गई। हाँ। उन सब के बावजूद संदीप कुलकर्णी के प्रोटेक्शन मांगने के बावजूद उसे प्रोटेक्शन नहीं दी गई। अच्छा। और
वो हिंदू महासभा भवन में रहते थे, नासिक के रहने वाले थे, तो यहाँ उनका कोई अपना रिश्तेदार परिवार कुछ नहीं था। ठीक है। विवाहित वो थे नहीं, तो उनकी सस्पिशियस हालत में डेथ हो जाती है 2016। मतलब उनकी मृत्यु भी संदिग्ध है आपकी नज़र में? मुझे लगा, बाकी हो सकता है कि बीमारियां तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जब वो इस एक विषय से जुड़े हुए थे तो ये भी एक कौन नहीं, ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि चाहे हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, नेता सुभाष चंद्र बोस की बात करें, यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल की बात करें, राजू दीक्षित की बात करें, इन सभी लोगों की मृत्यु संदिग्ध है। उनका भी ये कहना था मुझे कि भाई ये जो सिचुएशन है और ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये राष्ट्र का कार्य है और राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो है बिल्कुल वो हर जगह उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं और आप पर नज़र रखती हैं। तो हो सकता है आपके साथ क्या हो या क्या नहीं हो ये हम जानते नहीं है, लेकिन अब ये काम शुरू हो चुका है। तो मैंने कहा जो काम शुरू कर दिया है तो अब बाकी का क्या डरना है, अब तो आप बचने से तो रहे, जो होना है वो होके रहेगा। तो हम उस काम में आगे बढ़े और उनकी डेथ के बाद मेरी उनके प्रति कमिटमेंट थी और इस कॉज के प्रति भी कमिटमेंट थी। उस काम को और गति से आगे बढ़ाने का मैंने निर्णय लिया। ठीक है। और उसके बाद भी जम्मू में जाके कार्यक्रम किया उनकी डेथ के बाद, और पूरे भारत में कार्यक्रमों की योजना पे काम शुरू किया और तकरीबन 90-95 के करीब कार्यक्रम मैंने अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर पूरे भारत में 35A की जानकारी, इंट्रोडक्शन कैसे है, क्या है, इस पे क्या किया जा सकता है, इसको कर कर किए। उसके बाद भी भारत सरकार ने कुछ नहीं किया और 2019 का लोकसभा चुनाव आ जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में हमारी एक छोटी सी कमेटी है, ज़्यादा बड़ा संगठन नहीं था, 5-6 लोगों का ग्रुप था। तो हमने तय किया कि भारत सरकार को ये बताने के लिए कि हम 35A के विषय पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आपका देखना चाहते हैं आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब जब 5 साल तक फाइल नहीं होता और सस्पिशियस सिचुएशन बनी रहती है, एक फ्रेम स्टैंड नहीं निकल के आता है, बिल्कुल, तो उनके विरोध में विरोध स्वरूप सिर्फ सांकेतिक तौर पर यह दिखाने के लिए कि हम आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं। अच्छा। तो जम्मू की लोकसभा सीट उधमपुर किश्तवाड़ डोडा सीट है, अच्छा, उस पर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और मैं चुनाव लड़ने के लिए उस सीट पर, मतलब आपने कश्मीर में जाके चुनाव लड़ा? जी जी। तो 2019 लोकसभा चुनाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ मिनिस्टर भी रहे, उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा गया और नॉमिनेशन फाइल किया गया। लोगों ने कहा कि भाई इस पार्टी से लड़ो, उस पार्टी से लड़ो। हमने कहा यार मैं जीवन में मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले, तो मैं जब कोई चुनाव लड़ा ही नहीं हूँ तो मुझे पॉलिटिकल इशू नहीं है ये मेरा, ये सोशल कॉज के लिए हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम चुनाव लड़ने गए तो इंडिपेंडेंट मैंने फॉर्म भरा, मैं चुनाव लड़ा, मुझे 1700-1600 वोट मिली वहाँ पे। और एक संकेत जो मैसेज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था कि भाई अगर आप ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि ये काम ना हो पाए जो कि होने लायक है, तो हम आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। परिस्थितियां उससे फेवर में हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि आप शांत रहिए, इस सरकार के बनने के फौरन बाद हम इस पे काम करेंगे, और वैसा हुआ भी। 2019 में ही इस विषय पे निर्णय लिया गया और सरकार ने कोर्ट के सिस्टम को साइडलाइन करते हुए, अच्छा, सीधा लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय को लाकर और वहां से इसको 35A को हटा दिया गया जी, और 370 में अमेंडमेंट की गई। ओके। तो जो आपने जब 35A का जब आप कोर्ट के थ्रू लड़ रहे थे उस चीज को, अब सरकार ने आके एकदम से उसको मतलब टेक ओवर सा कर लिया, या फिर ये कहूँ कि सरकार ने एकदम से विधेयक पास करके उसको हटा दिया? सरकार को ऐसा लगा कि ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, और कोर्ट में अगर एक बार हमने जवाब फाइल कर दिया कि भाई ये गलत है और इसको हटना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लाइन आ जाएगी। बिल्कुल। और जिन्होंने ये किया है उनको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, और उनको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए ही नहीं। वो ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक बेनिफिट के लिए उन्होंने किया नहीं। बिल्कुल। तो जिनको राजनीतिक बेनिफिट चाहिए था उन्होंने उसको संसद में ले जाकर वहां से पास किया और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल मिला, और पूरा बेनिफिट पूरे देश में उनको मिला है, सम्मान भी मिला है, इज्जत भी मिली है, और देश का कार्य था तो देश हमेशा अच्छे लोगों को ऊपर रखता है, और हमें भी उसमें थोड़ा सा आशीर्वाद मिला कि हमारे हाथों से ये कार्य हुआ, तो हम भी सेटिस्फाई रहे। बिल्कुल।
इतना सा ही अपनी कहानी है। नहीं नहीं, ये देखिए बहुत बड़ी बात होती है राकेश जी कि आप मतलब हर व्यक्ति आज लोकेशणा में वित्तेषणा पुत्रेषणा फंसा है, और आप लोकेशणा का अपने पास इतना चांस था, आप चाहते तो प्रधानमंत्री तक के आपके संबंध बन सकते थे, परंतु आप अब देखो कहे गुमनामी की तरह ऐसे इतना महान काम करके बैठे हैं। बहुत लोग जानते भी नहीं राकेश मुदगिल जी कौन है। पर मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपने जब ये मुहिम शुरू करी तो आपने कोई एनजीओ बनाया होगा या फिर स्वतंत्र रूप से ही चलते रहे? नहीं, ये हमारी एक संस्था वी द सिटीजन्स के नाम से दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है। अच्छा। और उसका कार्यालय हमने पीतमपुरा में बनाया था। अभी भी वो कार्यालय मतलब कुछ समय के लिए तो हम क्योंकि लोग दूर दूर से आते थे लोग, तो बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो सेंट्रल दिल्ली बैठने के लिए ठिकाना बनाया गया था। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस जो है हमारा पीतमपुरा में, तो वीदा सिटीजन्स वहीं से चल रही थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, 6-7 लोगों का संगठन है, और सारे सर्विस क्लास के, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, सब अपनी अपनी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। मतलब कमाल की बात है कि 6 लोगों ने देश में ऐसी कड़ी को ढूंढ निकाला, उसको ठीक कर दिया, और इसके ऊपर सरकारों ने इतना महिमा मंडन वो सब करा, और उसके पीछे आप सब लोग थे। दरअसल योजनाएं जो हैं जब बड़े संगठनों में चलती हैं तो वो योजनाएं मूर्त रूप लेने में सालों साल ले जाती है। बिल्कुल। हमने ये सोचा था और हमें ये लगा था कि अगर ये संगठन छोटा होगा तो बड़ी योजना को हम छोटे समय में पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। हमने उस आधार पर उस काम को शुरू किया, संगठन को बड़ा रूप देने का प्रयास ही नहीं किया। टिल डेट हमने वी द सिटीजन्स की मेंबरशिप नहीं शुरू की है, आज भी हम मेंबर नहीं बनाते, और ना हमने किसी से धन इकट्ठा किया है, हमने कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं की है टिल डेट, किसी भी संस्था से और किसी भी इंडिविजुअल से। बिल्कुल। ये हमारी संस्था का एक अपना, संदीप जी का कहना था कि हम किसी से धन भी नहीं लेंगे और किसी का समय भी नहीं ले चाहिए हमें। जब 4 लोग काम को कर सकते हैं तो 40,000 इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल। इस आधार पे इस कार्य को किया गया था जी। देश का काम था तो देश की सारी जनता का इन्वॉल्वमेंट हम तो मानते हैं, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है तो सबके हित का कार्य था, और यही उन्होंने भी सोचा था। इसलिए ना धन को इकट्ठा करने की योजना बनाई गई, ना लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई गई, सिर्फ जानकारी देने की और इस विषय को पूरा करने की कि ये काम कैसे सिद्ध हो जाए। तो 2008 से योजना शुरू हुई, 2014 में पिटीशन फाइल हुई, और 2019 में हम उस कार्य को करने में सफल हुए, हमें वो लक्ष्य प्राप्त हुआ। समय गया, एक व्यक्ति भी हमारा गया, क्योंकि वो बहुत समझदार पॉलिटिकल आदमी थे। मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं नॉन पॉलिटिकल रहा हूँ शुरू से। मेरा जीवन का वो पहला चुनाव था जो मैंने लड़ा, और वो भी 40 साल की, और वो भी ऐसी भूमि पे जहाँ कहते लोग तिरंगा नहीं फहरा सकते, वहाँ चुनाव लड़ा। उससे पहले किसी नॉन कश्मीरी ने लोकसभा का चुनाव आज तक लड़ा ही नहीं था। मैं पहला नॉन कश्मीरी था, पहला ऐसा भारतीय था जिसने नॉन कश्मीरी होने के बावजूद वहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा, और ये 2019 में जाकर संभव हुआ, जबकि वहाँ पे रोकथाम नहीं थी। बिल्कुल। लोकसभा का चुनाव भारत का नागरिक पूरे भारत में कहीं भी लड़ सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। लेकिन एक खौफ इतना बड़ा भयंकर बनाया हुआ था कि भारत का कोई नागरिक वहाँ जाता ही नहीं था, और आज भी जाने की किसी की इच्छा नहीं है। लेकिन वो भारत का हिस्सा है, भारत का टुकड़ा है, और भारत के साथ रहना चाहिए, ये इच्छा हर भारतीय की है। तो वही किया गया है, चुनाव लड़ने का भी मकसद वही था। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है, इससे ज़्यादा कोई इच्छा भी नहीं है। जी। तो अभी जो 370 का भी साथ साथ कार्य हुआ है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? ये बिल्कुल शुद्धतम रूप में हो गया है, थोड़ा और बाकी है इसका? 370 में दरअसल अमेंडमेंट की गई है, 370 को हटाया नहीं गया। अच्छा। दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा चलाती है कि 370 को हटाना है, 370 को हटाना है, और 70 साल उस पर काम करती है और चुनाव भी लड़ती है। चुनाव लड़े जाते हैं लेकिन काम तो पूरा होने की संभावना ही नहीं बन पाती। लास्ट मोमेंट में भी हमसे जब चर्चाएं हुई थी तो हमने ये कहा था कि केवल 35A को हटाना ही पर्याप्त है, 370 को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, और उसको छेड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको लाने के लिए, और वो मेजोरिटी होने के बाद जैसे ही आप उस पर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग से हिलेंगी जो खतरनाक हो सकती हैं। अच्छा। तो आप 370 को वो कह रहे हैं तो 370 रहने दो, 370 तो वो पावर दे ही नहीं रही उन्हें। अच्छा। असली पावर तो 370 के बाद जो उन्होंने 35A में डाल ली है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल कर वहां कानून बना सकते थे। मतलब आपने 370 की जड़ें काट दी, आप ये कहना चाह रहे हैं? 370 की आत्मा 35A, तो 35A ही फोकस था, और अभी भी 35A को ही बिल्कुल क्लीन करके निकाला गया है।
370 में 2 अमेंडमेंट की गई है। वो अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है और अच्छी है, लेकिन 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैंड करता है और उस आर्टिकल को अभी कंप्लीटली नहीं हटाया गया। ठीक है, ठीक। तो राकेश जी, अब हमें ये बताएं, जो आपने 35A को मतलब आज कहें तो नक्शे से ही खत्म कर दिया, अब आगे की भविष्य की क्या योजना? क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अभी भी क्लोज हैं जो अभी भी दबे हुए हैं, जो लोगों को नहीं पता, वो हटने चाहिए? ऐसे संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं और अब इस कार्य को 4-5 लोगों के माध्यम से करने के बाद और उस संघर्ष को 2016 के बाद का 4-5 साल का संघर्ष मेरा भी अकेले का रहा, तो बहुत कुछ झेला और ये भी समझ में आया कि ये अकेले व्यक्ति के करने लायक कार्य नहीं है। बिल्कुल। तो अन्य लोगों को, अन्य संगठनों को सपोर्ट किया और उनको सब्जेक्ट भी दिए और ऐसे बहुत से सब्जेक्ट आज कोर्ट में चल रहे हैं। तो जो भी कोई कार्य होता है राष्ट्रवादी, उसकी भूमिका में कहीं ना कहीं हमारा हाथ पैर नहीं तो जरा सी उंगली जरूर होती है। एक दो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की अभी कौन कौन से? देखिए, योजनाएं बड़ी गुप्त होती हैं। अब सारी चीजों पे काम करेंगे तो फिर हम सामने ही आके काम कर लेते हैं। हम सामने आके एक काम कर चुके हैं, उसमें सफल हुए हैं, हमारा प्रयास सफल हुआ है और आगे भी जो कार्य चल रहे हैं अपने को पूरा पता है कि हम सफल होंगे उसमें। राष्ट्रहित के कार्य हैं और राष्ट्र के लोगों के द्वारा ही किए जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर केवल मैं करूं ऐसी मंशा ना मेरी रही है ना हमारे साथियों की रही है और भविष्य में भी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि इस काम को, राष्ट्र के काम को मैं करूं या कोई एक व्यक्ति करे ना। राष्ट्र का कार्य है, सभी लोगों को करना चाहिए और जितने ज्यादा लोग करें उतना ही राष्ट्रहित होगा। बिल्कुल। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि, व्यक्ति में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल। और व्यक्ति में विश्वास करने की अपनी आस्था भी नहीं। जी, एक प्रश्न मैंने जब राजीव दीक्षित जी को सुनना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक बात कही थी, वो आज तक मैं वकीलों से पूछ रहा हूँ कि इंडिया इज ओनली फॉर 99 ईयर्स। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है, कानून है, कुछ एक्ट है, कुछ ऐसा है, पर अभी तो कोई ऐसा मुझे कोई, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अभी भारत में ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। अच्छा। ये सब डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंग्लैंड। जी। और इंग्लैंड में भी पुस्तकों को खंगालने के बाद शायद आपको कुछ ऐसा मिल पाए। भाई राजीव जी ने और उनसे पहले जिन्होंने इस पे रिसर्च की थी, धर्मपाल जी। तो धर्मपाल जी की रिसर्च को भाई राजीव जी ने आगे बढ़ाया और धर्मपाल जी जितना बौद्धिकता वाला व्यक्ति जो इतनी मेहनत से इन चीज़ों को निकाल पाया, अब दूसरा कोई पैदा हो और जाके उस रिसर्च को दोबारा करे तो भारत की भूमि तो ऐसे लोगों को पैदा करती रहती है, कोई ना कोई जरूर पैदा होगा और ये सब सामने आएगा। छुपा हुआ फैक्ट है मेरा ये मानना। आप मानते कुछ ना कुछ तो क्लोज है, कुछ ना कुछ है, अदरवाइज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारत में घट रही है जो नहीं घटनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर भारत स्वतंत्र राष्ट्र है तो भारत अपनी दिशा तय करने की स्थिति में होना चाहिए। बिल्कुल। जब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्रवादी होने के बावजूद राष्ट्रहित में निर्णय नहीं कर पाते हैं तो सोचना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सोच आवश्यक है भारत के हर नागरिक के लिए। सभी को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी है, वो पार्टी जो सत्ता में है वो राष्ट्रवादी है, उसके बावजूद राष्ट्रहित के लिए सोचना पड़ रहा है तो समस्या कहाँ है? तो समस्या को ढूंढ लेंगे तो निदान भी निकलेगा। जी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी वीदा सिटीजन एनजीओ के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत काम कर रही है? वीदा सिटीजन्स अपने अलग अलग काम करती रहती है, लेकिन अब काम करने के अलावा काम को बांटने का निर्णय किया हुआ है। अच्छा। कोई रिसर्च आती है तो हम व्यक्ति ढूंढते हैं कि कौन इसको कर सकता है। बिल्कुल। और जब हमें लायक व्यक्ति मिलता है हम उसके हाथ में वो सब्जेक्ट देते हैं, उस पर काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट भी देते हैं और बाकी वो अपनी मेहनत से उस काम को खड़ा करे और अपना नाम भी करे। बिल्कुल। लेकिन राष्ट्र का काम करे। बिल्कुल। यही अपना उद्देश्य है। हम लगातार रिसर्च में लगे रहते हैं, सिर्फ यही हमारा काम है। रिसर्च हमारा काम है, बाकी काम से हमने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो सामने आना नहीं चाहते क्योंकि राष्ट्र के सभी लोगों को इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये मेरा अकेले का काम नहीं है जी। मैं जो पाना चाहता था या जो करना चाहता था वो कर चुका हूँ। अब तो सिर्फ शहादत देनी बाकी बची है फिर। तो सारे लोग बढ़े, अपना ये मानना है और राष्ट्र के सभी लोगों को बढ़ना चाहिए। चुनाव हमारे बीच में है जी। हमें अपने लोगों में से अपने लोगों को चुनना है। लेकिन जब हमारे अपने चुने हुए लोगों में से हमारे ही लोग जब हमारे राष्ट्र के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं तो बड़ा दुख होता है। बिल्कुल। टीस होती है। हम चाहते हैं कि कोई भी जीते, किसी भी पार्टी से जीते तो भारत जीते। बिल्कुल। वो एक गाना है ना, मैं रहूं ना रहूं ये भारत रहना चाहिए।
यही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर भारत ही नहीं रहेगा तो ये पार्टी आपको नहीं बचा पाएंगी, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है। और आपकी जो हिंदू महासभा थी उसका आगे की क्या योजना है, कार्य योजनाएं हैं? मेरा हिंदू महासभा से व्यक्तिगत तौर पे कोई संबंध नहीं रहा। अच्छा। मैं संदीप कुलकर्णी जी के माध्यम से हिंदू महासभा के उस भवन में जाता था। अच्छा संदीप कुलकर्णी जी उसके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे जी। और उनके लाखों बार कहने के बावजूद मैंने कभी हिंदू महासभा को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं पॉलिटिकल कार्य करना नहीं चाहता था। अखिल भारत हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी है और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दलों में से आती है। ठीक है। तो मुझे राजनीतिक दल में जुड़ना नहीं था, इसलिए मैं कभी अखिल भारत हिंदू महासभा का मेंबर भी नहीं रहा हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा की अपनी योजनाएं हो सकती हैं। संदीप कुलकर्णी ने भी 2002 में अखिल भारत हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया था और वो शिवसेना का काम करने लगे थे और उसके बाद उन्होंने शिवसेना से भी इस्तीफा दे दिया था। तो पॉलिटिकल कार्य करने के लिए राजनीतिक दल होते हैं, तो हमारा राजनीतिक दलों से कुछ लेना देना नहीं था। तो अखिल भारत हिंदू महासभा से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन लोगों की योजनाएं हो सकती है और अगर वो राष्ट्रवादी योजनाएं हो तो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए उनको भी साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और जो भी राष्ट्र हित में कार्य करेगा, चाहे वो भाजपा करे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे आरजेडी करे, चाहे समाजवादी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि हम तो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टियों में हमारी आस्था नहीं है जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच में राकेश मुदगिल जी। ऐसे महान हस्ती, ऐसे ही अन्य महान हस्तियों के साथ हम बार बार आपके मध्य में आते रहेंगे और ऐसे ही गंभीर विषयों की रोचक जानकारी आपको देते रहेंगे। तो जाने से पहले एक बार राकेश मुदगिल जी को हमारा नमस्ते। नमस्ते राकेश जी। नमस्कार। सभी को नमस्ते जी।